हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम काफी आगे बढ़ गए हैं और ओम्स लॉ हमने डिस्कस किया था। ओम्स लॉ के अलग अलग हमने पॉइंट्स देखे थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओम्स लॉ, ओमिक डिवाइसेस, नॉन ओमिक डिवाइसेस, इन सब के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में कवर किया। और अब हम आज देखते हैं रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसीज, मतलब रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। किसी भी कंडक्टिंग वायर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और उन क्वांटिटीज में चेंज करने पर रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत सारे जेईई मेंस में, एडवांस में और नीट में आते रहते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टिंग वायर is given by R equal to rho L by A। सिलेंड्रिकल वायर हम यहां पर लेके चल रहे हैं, तो L इसकी लेंथ है और A इसका क्रॉस सेक्शन है। तो एक फैक्टर और हम देखें यहां पर, वॉल्यूम हो जाएगा इसका A इंटू एल। ठीक है ना। अब इसमें जो रेजिस्टिविटी वाला पार्ट है ये डिपेंड करता है टू फैक्टर्स पर। फर्स्ट इज द नेचर एंड सेकंड इज टेम्परेचर। ठीक है, बात समझ में आ गई ना बच्चों? किस पर? नेचर पर और टेम्परेचर पर। इसका मतलब अगर नेचर और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट रखे जाएं, नेचर का मतलब कॉपर का नेचर अलग है, एल्यूमिनियम का नेचर अलग है, नेचर में वो सारे फैक्टर्स आ जाएंगे जो फ्री चार्ज कंसंट्रेशन को डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। तो अगर आपने नेचर सेम रखा है इसका मतलब आपने मटेरियल एक ही ले लिया है, और टेम्परेचर आपने सेम रखा है तो टेम्परेचर भी आप कांस्टेंट ले लेंगे। और तब वो डिपेंड करेगा फिजिकल क्वांटिटीज किस पर? एल पर और ए पर। ठीक है, एल इसकी लेंथ है यहां पर और ए इसका क्रॉस सेक्शन है। क्रॉस सेक्शन को आप यहां पर पाई आर स्क्वायर भी रख सकते हैं। आर इसकी रेडियस है। अब ये रेजिस्टेंस किस किस तरह से अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, उसमें हमने रो को सेम रखा है, यानी कि रो को हमने कांस्टेंट रख दिया है। अब आर डिपेंड करेगा किस पर? एल और ए पर। ठीक है ना। अगर हम सिर्फ लेंथ की बात करें तो फिर हमें एरिया को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगा। इसका मतलब अगर आपने क्रॉस सेक्शन सेम रखते हुए दो अलग अलग वायर लिए हैं लेकिन ये एक ही मटेरियल के हैं, एक की लेंथ L1 और एक की लेंथ L2 है, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो इसका रेजिस्टेंस R1 और इसका रेजिस्टेंस R2, R1 बाय R2 इक्वल टू हो जाएगा L1 बाय L2। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन कब? जब आप रेजिस्टिविटी भी सेम रखें और क्रॉस सेक्शन भी सेम रखें, यानी वायर एक ही मटेरियल का बना हो और उसका ए क्या रहे? कांस्टेंट। तो उस केस में आर जो होता है एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना। एरिया पर किस तरह से डिपेंड करेगा ये? तो अगर हम लेंथ को कांस्टेंट रख देते हैं यहां पर, रो तो कांस्टेंट है ही, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और वी कैन से दैट R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। तो फिर अब इस रिलेशन को हम देखें, यहां पर आपने जब लेंथ सेम रखा है, एक वायर ये है और एक वायर ज्यादा क्रॉस सेक्शन का है, तो आप R1 बाय R2 क्या लिखोगे? A2 बाय A1 या फिर R2 स्क्वायर बाय R1 स्क्वायर। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप कंडीशन जरूर देख लीजिएगा कि अगर लेंथ कांस्टेंट है तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और अगर ए कांस्टेंट है तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है ना बेटा? ठीक है, तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। स्पेशल केस जब आता है सामने,
स्पेशल केस का मतलब ये है कि वायर की स्ट्रेचिंग हो जाए, अगर स्ट्रेचिंग ऑफ वायर, वायर को हम खींच दें या फिर वायर को हम मेल्ट करके नया कोई वायर बना दें। क्वेश्चन में ये लिखा आएगा कि वायर ऑफ रेजिस्टेंस दिस इज मेल्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ दिस। सो ठीक है ना। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस आएंगे स्ट्रेच करने वाले केस या फिर मेल्ट करके नया वायर बनाने के केस, तो इनमें आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि इन सभी केसेस के अंदर मास ऑफ द वायर कांस्टेंट रहेगा। कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप वायर को खींचोगे तो खींचने के बाद में उसका लेंथ बदल जाएगा, उसका एरिया बदल जाएगा, लेकिन उसका मास तो वही रहेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये कोई वायर है और आपने इसको स्ट्रेच किया, खींचा, और स्ट्रेच करने के बाद में आपने इसको लंबा कर दिया यहाँ पर, तो जब ये वायर की लेंथ बढ़ जाएगी तो क्रॉस सेक्शन एरिया पहले से कम हो जाएगा। तो इन कंडीशंस में हम R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L या फिर R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनमें दोनों में वेरिएशन हो रहा है। और आप जानते हैं मास क्या होता है, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी को आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट मान के ही चले, क्योंकि वायर है तो उसी मटेरियल का और आपने उसको केवल स्ट्रेच करके लंबा किया है, तो मटेरियल की जो डेंसिटी है वो डेंसिटी तो कांस्टेंट रहेगी। इसका मतलब वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, यानी स्ट्रेचिंग के केस में मास कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट तो है ही, वॉल्यूम भी कांस्टेंट। तो A इंटू L वॉल्यूम जो था वो कांस्टेंट रहेगा, तो एरिया खुद लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। क्रॉस सेक्शन खुद अब कांस्टेंट नहीं रहेगा बल्कि लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो R इक्वल टू रो L बाई A, रो तो आपने मटेरियल का सेम रखा ही है, और अब आपको ये पता लग गया कि स्ट्रेचिंग अगर वायर की हो रही है, ड्यूरिंग स्ट्रेचिंग आपने देखा A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, तो A इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L का मतलब A की जगह 1 बाय L आएगा, तो A की जगह 1 बाय L आएगा, तो रेजिस्टेंस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर। सो रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो R1 बाय R2 इक्वल टू L1 बाय L2 स्क्वायर। या फिर आप चाहें तो इस लेंथ को हटाएं, यहां पर एरिया का रिलेशन देखें, तो इन दोनों में रिलेशन इनवर्स का है, इनवर्स का रिलेशन है, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, हम चाहें तो A स्क्वायर लिख सकते हैं। और क्योंकि आपने पढ़ा था कि A इक्वल टू क्या होता है, पाई R स्क्वायर, तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4। तो स्ट्रेचिंग के केस में या वायर को मेल्ट करेंगे तो उस केस में रिलेशन बदल गए हैं पहले से। जो रेजिस्टेंस L के प्रोपोर्शनल था अब वो L स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और एरिया स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो R1 बाय R2 यहां पर आएगा A2 बाय A1 स्क्वायर, और यू कैन राइट R1 बाय R2 यहां पर आएगा रेडियस की पावर 4। स्ट्रेचिंग के केस में हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएंगे, स्ट्रेचिंग वर्ड अगर आ गया तो आपको अपने एक्सप्रेशंस चेंज करने पड़ेंगे। ओके, ठीक है। रेजिस्टेंस लेंथ और एरिया पर इस तरह से डिपेंड करेगा। और अगर हमें अलग अलग क्वांटिटीज की रिक्वायरमेंट है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि चेंज इन रेजिस्टेंस कितना आएगा, इन सभी केसेस में कॉमन बता रहा हूं मैं आपको कि व्हेनेवर यू हैव टू डिटरमाइन द चेंज इन रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा डेल्टा R इक्वल टू फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। और अगर परसेंटेज चेंज की हमें रिक्वायरमेंट है कि रेजिस्टेंस में परसेंटेज चेंज कितना हुआ है, तो ये हो जाएगा डेल्टा R बाय इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू 100, यानी R2 माइनस R1 बाय R1 इंटू 100। तो चाहे वो केस कोई भी हो, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, या R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, इन सभी केसेस में
डेल्टा आर की रिक्वायरमेंट होगी तो आप R2 माइनस R1 करेंगे, और परसेंटेज चेंज चाहिए होगा तो, ठीक है ना। और स्पेशल केस में मैं आपको बता देता हूं, अगर स्मॉल चेंज आएगा, मान लीजिए 5% तक क्वेश्चन में लिखा आता है, एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा। तो जब आप यूज कर रहे होंगे R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। और आपको पता ही है, आप ये कब यूज करेंगे, आप ये तब यूज करेंगे जब A कांस्टेंट रहेगा। सिमिलरली R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A आप यूज कर रहे हैं अगर, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू नेगेटिव ऑफ परसेंटेज चेंज इन एरिया। और इस नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, नेगेटिव साइन का मतलब है इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि अगर एरिया डिक्रीज हो रहा होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है ना। एग्जांपल में हम समझ लेंगे अभी। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि रेजिस्टेंस और एरिया में जो चेंज आएगा वो एक दूसरे के अपोजिट आएगा। एरिया डिक्रीज, रेजिस्टेंस इंक्रीज, एरिया इंक्रीज तो रेजिस्टेंस डिक्रीज। सिमिलरली थर्ड फॉर्मूला अगर हम यूज करते हैं यहां पर, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर, तब परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन L, ठीक है। जब आप यूज करते हैं R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो आप लिखोगे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू -2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन एरिया। सिमिलरली अगर आप यूज करते हो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 4, तो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन रेडियस। तो ये सारे के सारे एक्सप्रेशंस आपको चेंज और परसेंटेज चेंज की वैल्यू देंगे। इसको आप कॉपी में ध्यान से नोट कीजिएगा और फिर आप देखिएगा कि कितने फास्ट, कितनी क्विक हमसे न्यूमेरिकल्स सॉल्व होते हैं। इतना सब सीखने के बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको अप्लाई कैसे करें, इंप्लीमेंट कैसे करें और क्वेश्चन हमारा सही कैसे हो पाए। तो एक एग्जांपल ले रहे हैं हम यहाँ पर, और इसी एग्जांपल को हम अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है वायर ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम, एक 10 ओम रेजिस्टेंस का वायर है, लेंथ L और क्रॉस सेक्शन A। अब फर्स्ट पार्ट में मैंने ये लिया यहाँ पर कि इसका एरिया कांस्टेंट रखा है और लेंथ को हमने ट्वाइस कर दिया है, यानी लेंथ हमने 2 टाइम्स कर दी है। तो जैसे ही आपके सामने आता है कि A कांस्टेंट है, तो आपने फॉर्मूला यूज किया R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और आपका आंसर तुरंत आ गया R2 बाय R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2 बाय L1। 2 टाइम्स हो गया, तो ये फाइनल रेजिस्टेंस आ गया 2 टाइम्स, यानी कि 20 ओम, राइट। अगर आपसे कोई बोलेगा चेंज इन रेजिस्टेंस कितना हुआ, रेजिस्टेंस में चेंज कितना हुआ, तो मैंने आपको सिखाया फाइनल माइनस इनिशियल, 20 माइनस 10, 10 ओम। अगर आपसे कोई बोलेगा कि नहीं परसेंटेज चेंज बताओ कितना हुआ, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया डेल्टा R बाय R1 इन 200। डेल्टा R की वैल्यू यहां पर 10 है, R1 भी 10 था, तो आपका आंसर आ गया 100% इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 100% इंक्रीज हो गया है। R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L था, क्योंकि A हमने क्या रखा है, कांस्टेंट। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट यहां पर आता है, देखो आप ध्यान से, बाय कीपिंग एरिया कांस्टेंट, और क्वेश्चन में लिखा है कि लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1%। लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 1%।
तो ये था लेंथ, जब ट्वाइस किया है तो आपको दिख ही गया 100% तो बहुत बड़ा है, लेकिन 1% बहुत छोटा आ गया है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया था कि जब 1%, 2%, 5% से कम तक आता है तो हम सीधा ये लिख पाते हैं कि परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन लेंथ। इसका मतलब रेजिस्टेंस में कितना चेंज आएगा, डेल्टा आर बाय आर वन इंटू 100, 1%। तो डेल्टा आर की वैल्यू आपको सीधा मिल जाएगी। R1 की जगह आपने रखा 10.1। फाइनल रेजिस्टेंस चाहिए आपको, फाइनल रेजिस्टेंस, तो फाइनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इनिशियल रेजिस्टेंस प्लस चेंज। इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पर 10 ओम, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 प्लस 0.1, इसका मतलब 10.1 ओम। तो अब देखो आप यहाँ पर ध्यान से, इसमें हमने क्वेश्चन का अप्रोच बिल्कुल उल्टा किया ताकि हमारा आंसर जल्दी आए, क्योंकि हमें जब दिख रहा है कि लेंथ में 1% चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज, एरिया कांस्टेंट रखा है, तो फॉर्मूला हम सीधा यूज करेंगे, परसेंटेज चेंज इन आर इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन एल। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये अप्रोच अलग और ये अप्रोच अलग है, लेकिन यूज हम वही करेंगे जिससे हमारा आंसर सही और कम टाइम में आए। ठीक है, तो अब इसी क्वेश्चन में हम थोड़ा चेंज करते हैं, मेन डेटा वही है और थर्ड पार्ट हम लेते हैं इसमें कि वायर is stretched such that length becomes twice or area becomes half। क्वेश्चन में या तो लेंथ बिकम्स ट्वाइस लिखा आएगा तो आप समझ जाना कि अगर लेंथ डबल हुई है तो एरिया हाफ हो गई। स्ट्रेचिंग के केस में A इंटू एल कॉन्स्टेंट रहता है, तो लेंथ अगर डबल है तो एरिया हाफ हो गई। ठीक है ना। अब हमसे ये पूछा गया कि बताओ रेजिस्टेंस कितना आएगा या चेंज कितना आएगा, तो इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। इनिशियल रेजिस्टेंस हमें पता ही था यहाँ पर, और जैसे ही आपको पता लगा कि ये तो स्ट्रेचिंग का केस आ गया है, स्ट्रेचिंग के केस में हमने ये देखा था कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, L स्क्वायर के। तो R2 बाय R1 L2 बाय L1 स्क्वायर हो गया। ठीक है ना। लेंथ कितने की है आपने, ट्वाइस, तो 2 का स्क्वायर करोगे आप तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4R1 यानी कि 40 ओम। यहां पे ये कंडीशन लगी है, और तो या तो आप लेंथ से सॉल्व करो या फिर आप एरिया से सॉल्व करो। अब आप ये मत कहना इसमें सर कि मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि स्ट्रेचिंग के केस में हम ये यूज करने लगते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, लेकिन आप ध्यान रखें कि ये कभी भी सही नहीं है। या तो आप R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर ले लो, और या फिर आप R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर ले लो, दोनों नहीं लोगे आप। इसलिए यहां पर क्या लिखा है, और या तो लेंथ को डबल मान लो और या फिर एरिया को हाफ, दोनों एक ही बात है। ये रेजिस्टेंस आ गया, कितना हो गया 40 ओम। अब आपको समझ में आएगा कि डेल्टा आर चाहिए आपको, तो डेल्टा आर इस केस में आ जाएगा 30 ओम। परसेंटेज चेंज कितना हुआ, तो 30, इनिशियल कितना था 10 इंटू 100, तो हम बोल देंगे 300% इंक्रीज हो गया है। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच था हमारा, और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब सेकंड पार्ट में ले हम इसके यानी कि सब मिला के देखें तो फोर्थ पार्ट हो गया ये, और फोर्थ पार्ट में ये लिखा है वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट length is increased by 0.2%। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना मैंने आपको सिखाया ही है। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखा कि यार स्ट्रेचिंग का केस आ गया, सॉल्व करना शुरू किया, और आपने कहा स्ट्रेचिंग का केस है इसलिए मैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर लूंगा। साथ ही आपको ये पता लगा यार ये तो बहुत ही कम चेंज आ रहा है, बहुत कम चेंज आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा R बाय R इंटू 100 2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज चेंज इन L।
ये 2 टाइम्स क्यों लगाया मैंने, क्योंकि स्ट्रेचिंग का केस आ गया। अब ये 2 परसेंटेज चेंज कितना है 0.2, तो कितना हुआ ये 0.4, तो डेल्टा आर की वैल्यू मिल गई आपको 0.4 आर बाय 100, यानी 0.4 आर की जगह 10 और ये 100 से 100 का 10 कट गया है और ये कितना आ गया 0.04। डेल्टा आर कितना आ गया 0.04। इसका मतलब रेजिस्टेंस में जो चेंज हुआ वो 0.04 हो गया है, राइट। ये हमें पता लग गया स्ट्रेचिंग के इस केस में कि रेजिस्टेंस में चेंज आया डेल्टा। अब फाइनल रेजिस्टेंस चाहिए आपको R2, तो आप क्या करो इनिशियल रेजिस्टेंस में डेल्टा आर ऐड कर दो। इनिशियल रेजिस्टेंस था 10, 0.04 ऐड हो गया तो हमारा आंसर हो जाएगा 10.04 ओम, राइट। कितना हो जाएगा 10.04 ओम। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। आप एक बार रिवाइंड करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आपको ये सब केसेस समझ में आ गए। हमने सारे केसेस ले लिए हैं, स्ट्रेचिंग का केस भी लिया जिसमें परसेंटेज चेंज ज्यादा हो या परसेंटेज चेंज कम हो, तो दोनों टाइप की प्रॉब्लम्स को किस किस तरह से अप्रोच किया जाएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसीज हमने देख ली है, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर किस तरह से डिपेंड करता है। अब इसमें एक टॉपिक मैंने अभी छोड़ा है जिसको हम आगे कवर करेंगे, डिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, कि रेजिस्टेंस में टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरिएशन आएगा। उसको हम आगे जाकर के हीटिंग वाले इफेक्ट में भी कवर करेंगे, इसलिए उसको हम अभी यहाँ पर स्किप कर देते हैं। लेंथ और एरिया का क्या इफेक्ट होता है इसको हमने देख लिया। अब हम इस चैप्टर के मेन टॉपिक पे आते हैं जिसमें है सर्किट एनालिसिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्योंकि आप जानते हो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेस ही सर्किट होता है। तो सर्किट एनालिसिस में हम पढ़ते हैं यहां पर सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस का कोई भी सर्किट जब सामने आता है आपके, तो चाहे वो सीरीज ग्रुपिंग हो या पैरेलल ग्रुपिंग हो, लेकिन इन सभी में एक कॉमन थिंग होती है और वो ये कि अगर कोई रेजिस्टेंस पॉइंट ए और बी के बीच कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में, और उसमें करंट फ्लो हो रही है ए टू बी, तो जब कभी आपको रेजिस्टेंस में करंट दिखाई दे जाती है ए टू बी, इसका मतलब ए जो होगा वो हायर पोटेंशियल पे होगा और बी जो होगा वो लोअर पोटेंशियल पे होगा। रेजिस्टेंस में करंट तभी फ्लो हो पाएगी जब इसके दोनों एंड्स पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, एक हायर पोटेंशियल पे और एक लोअर पोटेंशियल पर। तो ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल का और ये वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल का है, तभी आपको ये करंट ए टू बी दिखाई देगी। दूसरी बात कि इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, क्योंकि हायर माइनस लोअर करेंगे हम, ये बराबर आएगा आई इंटू आर, यानी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई इंटू आर, क्योंकि रेजिस्टेंस की डेफिनेशन ये होती है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट V बाय आई, तो उससे हमें ये पता लगेगा VA माइनस VB इक्वल टू IR। अब सर्किट चाहे सीरीज का है या पैरेलल का है, ये रूल तो हमेशा ही फॉलो होगा, VA माइनस VB इक्वल टू IR। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सर्किट अलग अलग तरीके से किस तरह से कनेक्ट किए जाएंगे। तो ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस, बेसिकली 2 टाइप्स की होगी यहाँ पर, सीरीज ग्रुपिंग और पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड होंगे कि इसका एक एंड दूसरे एंड से जुड़ा होगा, अलग अलग रेजिस्टेंस के दोनों एंड आपको एक पॉइंट पर दिखाई नहीं देंगे। फाइनली 2 पॉइंट्स आपको फ्री मिलेंगे ए और बी, और इस तरह से इसमें करंट फ्लो हो रही होगी। क्योंकि ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ऑल दीज 3 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 आर इन वन ब्रांच, ये 1 ब्रांच में ही है। सीरीज ग्रुपिंग आपको एक ब्रांच में ही मिलेगी। सीरीज ग्रुपिंग का मतलब ही ये कि एक सीरीज है, एक ब्रांच है, तो आपको दिख रहा है कि इस पूरी ब्रांच में करंट कहीं भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी। इसका मतलब सीरीज ग्रुपिंग में करंट इन ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम।
पोटेंशियल डिफरेंस की अगर आप बात करते हो यहाँ पर, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो आप एंड्स को देख करके देखेंगे। जैसे ये रेजिस्टेंस के एंड्स है यहाँ पर, तो इसी तरह से आपने ये एंड देखा, मान लेता हूं ये पॉइंट है सी और ये पॉइंट है डी, तो इसके जो एंड्स मिलेंगे आपको R1 के वो हैं A और C पर, इसके एंड्स हैं C और D पर, इसके एंड्स हैं D और B पर। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, VA माइनस VC, ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VC माइनस VD, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आएगा VD माइनस VB। तो आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस हर रेजिस्टेंस पर अलग अलग होगा। Potential difference at each resistance will be different. Parallel grouping इसके बिल्कुल अपोजिट है। पैरेलल ग्रुपिंग में आपको सारे के सारे रेजिस्टेंस टू कॉमन पॉइंट्स के बीच में दिखाई देंगे। जैसे ये रेजिस्टेंस R1, R2, R3 है। अब आपसे कोई बोलता है कि रेजिस्टेंस R1 के एंड्स किस किस पॉइंट के बीच में है, तो आप R1 का एंड जब देखोगे, R1 का एंड किस किस के बीच में है, A और B के बीच में, R2 का एंड्स भी A और B के बीच में, R3 के एंड्स भी A और B के बीच में। इसका मतलब इन तीनों रेजिस्टेंस के एंड्स टू कॉमन पॉइंट्स पर हैं। इस तरह की ग्रुपिंग को क्या कहा जाएगा, पैरेलल ग्रुपिंग। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेंगे, इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो आप कहोगे VA माइनस VB है, तो इस पर भी VA माइनस VB आएगा। इसका मतलब पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंस एट ईच रेजिस्टेंस विल बी सेम। ठीक है ना। लेकिन जब हम करंट की बात करते हैं तो आपको यहां पर अलग अलग ब्रांचेस दिखाई देंगी, अलग अलग पाथ दिखाई देगा। तो यहां पर करंट तीन टुकड़ों में यहां बट गई है, तो I1, I2, I3। इसका मतलब पैरेलल ग्रुपिंग में करंट इन ईच रेजिस्टेंस विल बी डिफरेंट। इसका मतलब सीरीज में करंट सेम होगी, पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगी, करंट अलग अलग होगी। तो सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग को हम टर्न बाय टर्न यहां पर डिटेल में पढ़ते हैं और देखेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उससे रिलेटेड हैं यहां पर। तो सीरीज ग्रुपिंग, इसका बेसिक आइडिया मैंने आपको दे ही दिया है यहां पर। R1, R2, R3 are three resistance and this is the source of potential difference। ठीक है, there is only one branch, therefore current will be same। अब आप देख रहे हैं यहां पर, इसके एंड्स देखता हूं मैं यहां पर। तो जैसे आपने इसका नाम दे दिया है A, अब हम कंटिन्यूटी में इसको B, इसको C और इसको D नाम दे देते हैं। तो ऑल दीज थ्री रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड बिटवीन A एंड D। अब आपको दिखता है कि A और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहां पर हमें साफ दिख रहा है सर्किट के अंदर कि A और D में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है D, और A और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पर B। ठीक है ना। अलग अलग रेजिस्टेंस के एंड्स देखें अब आप कि रेजिस्टेंस R1 का एंड्स कौन कौन से पॉइंट पर है, और उनके लिए हम यहां इक्वेशन लिखते हैं। जैसे रेजिस्टेंस R1 को आप देखोगे तो आपको A और B के बीच दिखेगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ये बताया था कि अगर किसी रेजिस्टेंस में करंट A और B के बीच चलती है तो VA माइनस VB IR होता है। तो यहां पर VA माइनस VB इक्वल टू हो जाएगा IR1। सिमिलरली अगर आप R2 के एंड्स को देखोगे तो आपको ये पता लगेगा कि B और C के बीच पोटेंशियल डिफरेंस IR2, एंड सिमिलरली फॉर R3 दिस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी VC माइनस VD इक्वल टू IR3। नाउ इफ वी ऐड ऑल दीज इक्वेशंस, तो ये VB कैंसिल, VC कैंसिल, यहां पर क्या बचेगा VA माइनस VD, और VA माइनस VD को हमने यहां पर क्या बोला है B। इधर राइट हैंड साइड में आप जब ऐड करोगे तो I कॉमन आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस
R3। इसका मतलब हमें इंपॉर्टेंट कंडीशन मिल गई है यहाँ पर कि इन सीरीज ग्रुपिंग नेट पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू है I R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आप V बाय I करोगे यहाँ पर, क्योंकि नेट पोटेंशियल डिफरेंस में आपने नेट करंट का डिवाइड कर दिया है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिलेगा आपको, एंड दैट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल दीज रेजिस्टेंस। सो सिंपली सीरीज ग्रुपिंग में नेट रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इतना सरल है ये बिल्कुल। If there are n identical resistance सीरीज में लगा दिए जाएंगे, तब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस R प्लस R प्लस कितनी बार आएगा, n टाइम्स, एंड इन दैट केस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी NR। और अब आपको दिख रहा है क्योंकि यहां पर ये सभी रेजिस्टेंस का अलजेब्रिक सम आ रहा है, तो डेफिनेटली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो बढ़ा हुआ मिलेगा। सो इफ वी वांट टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट, अगर आप सर्किट में रेजिस्टेंस को बढ़ाना चाहते हैं, ऑल द रेजिस्टेंस मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में आप रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, और आपको ये पता लग गया है कि इन सीरीज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है ना। इसका मतलब जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस ऐड करते जाएंगे, तो हम ये बोल सकते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो इसमें मिलेगा वो होगा ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट। यानी जो भी बड़ा रेजिस्टेंस है उससे भी बड़ा रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। तो अगर आपने 1 के सीरीज में 100 लगाया है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 100 से बड़ा आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी ज्यादा आएगा सीरीज ग्रुपिंग में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या क्या होता है वो भी हम देखें यहां पर। अब पैरेलल ग्रुपिंग में रेजिस्टेंस किस तरह से कनेक्टेड रहेंगे, इसका बेसिक आइडिया हमने अभी देख ही लिया था। यहां पर एंड टू एंड रेजिस्टेंस यहां पर कनेक्ट रहेंगे। पॉइंट ए और पॉइंट बी, यहां पर 2 ही पॉइंट्स की हमें रिक्वायरमेंट रहेगी, ये ए और ये बी, और यहां पर ये रेजिस्टेंस इन दोनों पॉइंट्स के बीच में है। पोटेंशियल डिफरेंस जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर VA माइनस VB है ना, क्योंकि A हायर पोटेंशियल पर है और B बैटरी के लोअर पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो ये VA और ये VB, इनका जो डिफरेंस आएगा यहां पर वो है V। लेकिन जब ये पॉइंट A है तो इसका एंड भी A और B पर है, इसका एंड भी A और B पर है, इसका एंड भी A और B पर है, तो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस के एंड्स तो कॉमन पॉइंट पर ही दिख रहे हैं आपको, A पर और B पर। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस तीनों में सेम रहेगा। लेकिन जब करंट इस सर्किट में आएगी यहां पर I, तो ये करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, ऊपर I1, नीचे I2 और थर्ड रेजिस्टेंस में करंट I3। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, सीरीज और पैरेलल मत देखिए आप। रेजिस्टेंस का जो बेसिक रूल है आप सिर्फ उसी को देखिए कि रेजिस्टेंस R1 के एंड्स कहां पर है, A पर और B पर। तो आप R1 के लिए यहां पर क्या लिखोगे, R1 के लिए आप लिखोगे VA माइनस VB I1 R1। सिमिलरली R2 के लिए आप क्या लिखोगे यहां पर VA माइनस VB I2 R2, और R3 के लिए क्या लिखोगे आप यहां पर VA माइनस VB इक्वल टू I3 R3, क्योंकि तीनों के तीनों एंड तो A और B पर ही हैं, और VA माइनस VB की वैल्यू यहां पर हमको पता है B है। तो अगर आप यहां पर इस इक्वेशन से I1, I2 और I3 की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो हमें I1 की वैल्यू मिल जाएगी यहां पर V बाय R1, I2 की मिल जाएगी V बाय R2 और I3 की मिल जाएगी V बाय R3। सर्किट में जो हमने नेट करंट लिया है यहां पर, नेट करंट वो है I, क्योंकि यही करंट यहां पे जाकर के 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई थी। तो नेट करंट I इक्वल टू हो गया I1 प्लस I2 प्लस
I3। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ I1 I2 I3, तो आपको मिलेगा V और 1/R1 1/R2 1/R3, I by V जिसको आप 1/R इक्विवेलेंट कहेंगे, ये बराबर है 1/R1 1/R2 1/R3। इसका मतलब पैरेलल ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ईच रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा यहां पर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R1 1/R2 1/R3, इसका रेसिप्रोकल मतलब 1/R1 1/R2 1/R3। देखिए आप सॉरी, R इक्विवेलेंट को ले जाओगे आप तो ये पूरा का पूरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये आपको चाहे याद करें आप चाहे ना करें, ये मैंने आपको सीरीज ग्रुपिंग से कंपेयर करते हुए लिखवाया है कि उसमें था R1 + R2 + R3, इसमें 1/R1 1/R2 1/R3 का भी क्या है, रेसिप्रोकल। तो आप इसको जरूर याद रखें, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 इफ एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। अगर एन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/R 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 की पावर -1, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब हो जाएगा R/N, और बिल्कुल अपोजिट चल ही रहा है तो इसमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो लेस देन द लीस्ट, छोटे से भी छोटा। इसका मतलब हम ये मान के चलें कि अगर 1 और 100 1 ओम और 100 ओम आपने पैरेलल में लगा दिए हैं, कनेक्ट कर दिए हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो 1 से भी छोटा आएगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल ग्रुपिंग विल बी स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट रेजिस्टेंस और लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस, तो 1 ओम से भी कम आएगा। तो इन बातों को आप सर्किट सॉल्व करते समय ध्यान रखेंगे तो सर्किट आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल ग्रुपिंग। तो सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग पढ़ने के बाद में थोड़ा सा हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि सीरीज और पैरेलल ग्रुपिंग में क्या क्या बेसिक डिफरेंस होता है, और फिर हम सर्किट एनालिसिस के पार्ट पे आएंगे। सीरीज ग्रुपिंग में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सभी रेजिस्टेंस का सम है, और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल यानी कि 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ पर आप एक बात अगर याद करेंगे तो सर्किट में आगे बहुत आपको इजी लगेगा। R1 R2 रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 R2/R1 + R2। अब आगे आते हैं हम यहाँ पर कि सीरीज ग्रुपिंग में करंट इन ईच रेजिस्टेंस सेम, हर रेजिस्टेंस में करंट सेम रहती है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V2 आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B ये बराबर होगा I × नेट रेजिस्टेंस। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है ये VA और VB, ठीक है ना। अब अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए R1 पर तो हो जाएगा V1, और V1 की जगह आप क्या लिखोगे I × R1। I × R1 का मतलब हो गया यहां पर VAB R1/R1 + R2। और इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको R2 पे चाहिए तो A और B का बीच पोटेंशियल डिफरेंस R2/R1 + R2। सो वी कैन सी दैट पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सीरीज में वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पैरेलल ग्रुपिंग में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। अगर यहां पर ये I करंट आ रही है, ऊपर I1 और नीचे I2 करंट गई है R1 R2 रेजिस्टेंस में, तो पैरेलल ग्रुपिंग के अंदर करंट जो होती है वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल जाएगी, लेकिन हमको इतना पता है कि I1 R1 मस्ट बी इक्वल टू I2 R2। अब अगर आपको I1 और I2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो I1 बराबर होता है I R2/R1 + R2, और I2 बराबर हो जाएगा I R1/R1 + R2। तो रेजिस्टेंस का यहाँ पर आप देख रहे हो कि रेसिप्रोकल
यानी रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए I1 के यहाँ पर R2 आया है और I2 के साथ में R1 आया है, जबकि पोटेंशियल जो था वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इसलिए V1 में यहाँ पर R1 और V2 में यहाँ पर R2 आया है। तो इन बातों को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसको इंप्लीमेंट कहाँ पर करेंगे हम, जिससे कि हमारे सर्किट थोड़ा इजी हो जाए। तो आप ध्यान से देखिए, एक दो एग्जांपल करेंगे हम यहाँ पर। मान लीजिए 2 ओम रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम रेजिस्टेंस है और ये 5 ओम रेजिस्टेंस है और यहाँ पर 10 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना। पॉइंट मैंने इसको ए और इसको बी दे दिया है। तो हमें ये पता लग गया है कि ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर 10 वोल्ट है और ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस किस में लगे हैं, सीरीज में। तो यहाँ पे करंट तो सेम होगी ही होगी, ठीक है ना। हालांकि ये तो सर्किट बिल्कुल सिंपल है और ऐसा सर्किट अब नीट में या जेई में है तो इसका तो कोई चांस है नहीं, लेकिन कंसेप्ट तो बेसिक है जिसे हमें सीखना पड़ेगा ताकि आगे हम इसे इंप्लीमेंट कर पाए, है ना। अब आपको चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस एट 2 ओम, इस पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो अगर मुझे इस पर पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि VAB R1 बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 और A और B के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर 10 है, तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 वोल्ट। सिमिलरली अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो पोटेंशियल डिफरेंस एट 3 ओम, 3 ओम पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 10 इंटू 3, 2 की जगह 3 आ गया, सम करोगे तो वापस 10 आएगा, 3 वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए आपको 5 ओम रेजिस्टेंस पर, तो 10 अब 2 की जगह यहाँ 5 आ जाएगा और नीचे इनका सम 10 है, तो ये हो जाएगा 5 वोल्ट। तो ये सर्किट का एक पार्ट है और इस तरह से हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर दूसरा एग्जांपल सीरीज की बजाय पैरेलल का देखें, मान लीजिए 10 एम्पीयर करंट आ रही है और ये करंट यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है ना। तो इसमें ऊपर वाले में करंट जाएगी I1, इसमें जाएगी I2, इसमें जाएगी I3। तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं I1 R1 इक्वल टू I2 R2 इक्वल टू I3 R3। और दूसरा फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे कि I1 प्लस I2 प्लस I3 तीनों के करंट का जो सम है यहाँ पर वो कितना दे रखा है हमें 10। और इसको यूज करके आप तुरंत अपना सॉल्यूशन ला सकते हैं। R1 की जगह 2 रखोगे तो ये 2I1 3I2 5I3, ठीक है ना, ये तो आ जाएगा। और I1 प्लस I2 प्लस I3 यहाँ पर कितना है 10 है ही, तो I2 की जगह भी यहाँ पे लिखो आप, तो I2 की जगह हो जाएगा 2/3I1, इधर I3 की जगह हो जाएगा 2/5I1। I2 और I3 की वैल्यूज आप यहाँ पुट कर दोगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस 2/3I1 प्लस 2/5I1 इक्वल टू 10। और इसको आप कॉमन ले लोगे, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 15, तो यहाँ आएगा 15, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15 और इससे आपको I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो I1 बराबर हो जाएगा 10 इंटू 15, 10 इंटू 15 बाय 10 और 6 16 और 15 यहाँ पर कितना आ जाएगा 31। तो इस तरह से आप करंट रेजिस्टेंस में कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने आपको कंसेप्ट बताया है जिससे आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं तुरंत।